डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि पिछली क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार मैं फ़ोन नंबर बताता रहता हूँ। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो है ये भी यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैडर है और ब्लैडर से ये क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरेथ्रा है और ब्लैडर के जस्ट बिलो हम जहाँ यूरेथ्रा स्टार्ट होती है, जहाँ बिगनिंग होती है, यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। ये सभी आपने एनाटॉमी में पढ़ा है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना। अब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज्ड क्यों हो जाती है? ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट या तो प्रोस्टेट कैंसर होना या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन कहलाता है प्रोस्टाइटिस। क्लियर? तो प्रोस्टाइटिस हो या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो, सिम्टम तो आपको एक जैसे ही देखने को मिल सकते हैं। कुछ डिफरेंस आएगा लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, एनलार्जमेंट होने से जो इफेक्ट आता है वो तो लगभग सेम आता है। कैसे? जैसे कि पहला तो ये कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया क्या है। तो बिनाइन मीन्स बिनाइन ट्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोस्टेट मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं और हाइपरप्लेसिया मतलब ये कि हम किसी जगह पर सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इतने सेल्स हैं, यदि एबनॉर्मली ये अपनी संख्या में बढ़ते जाएं, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करते जाएं और बढ़ जाएं तो ये हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। इंक्रीज्ड नंबर इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया एंड इंक्रीज्ड साइज इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बिनाइन ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ द सेल, एबनॉर्मली इंक्रीज्ड नंबर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। क्लियर? हाइपरप्लेसिया। और यदि कोई सेल बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करती है, ठीक है, बिना किसी कारण के ये ग्रोथ कर रही है जबकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है या फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अनयूजफुल, पर्पसलेस, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ कर रहा है और नोड बना रहा है, गांठ बना रहा है, कैंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये कैंसर बन रहा है लेकिन ये फैलने वाला कैंसर नहीं है। ये ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू दूसरी जगह नहीं फैलता है। इसलिए ये ट्यूमर तो है लेकिन ट्यूमर कैसा है? बिनाइन ट्यूमर है। कैसा ट्यूमर है? बिनाइन ट्यूमर है। तो उसी बिनाइन ट्यूमर से यहाँ पे वर्ड आया है बिनाइन, प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्ड आया है प्रोस्टेट, और क्योंकि यहाँ पे सेल्स अपने नंबर में इंक्रीज्ड हो रहे इसलिए हाइपरप्लेसिया। तो इसलिए डिजीज कंडीशन का नाम हुआ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, या इसको आप शॉर्ट में कहते हो BPH। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा BPH। अब समझिएगा कि आपका जो ब्लैडर है, ठीक है, पेशेंट का जो ये ब्लैडर है, इस ब्लैडर के अंदर यूरिन फॉर्मेशन जब भी होता है और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें सेंसिटिविटी आती है, हम ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यूरिन क्या होता है? एक्सपेल्ड आउट होता है। लेकिन आज क्या हो गया? आज ब्लैडर के फुल भी हो गया है लेकिन वहाँ से जो पास होने वाला रास्ता है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के सराउंडिंग जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो गया है? हाइपरप्लेसिया हो गया है। अब यहाँ पे हाइपरप्लेसिया होने के कारण से क्या है, ये बाहर की तरफ तो ग्रोथ करेगी ही करेगी, ये अंदर की तरफ भी प्रेशर क्रिएट करेगी, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस ट्यूब के सराउंडिंग ग्लैंड है उस ट्यूब के अंदर क्या आ जाएगा? डीप कंप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे यूरिनरी ट्यूब जो भी है ना, ये यूरेथ्रा है, इस ट्यूब के सराउंडिंग तो जो टिश्यू है वो ओवर ग्रोथ कर रहा है, अनकंट्रोलेबल ओवर ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, सेल्स नंबर बढ़ रही है और ये सेल्स के नंबर बढ़ते बढ़ते सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस्ड हो गई है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? यूरेथ्रा के कंप्रेस्ड होने से प्रॉपर अमाउंट में जो यूरिन पास होने चाहिए वो यूरिन पास नहीं हो पाएगी। मीन्स हेल्दी पर्सन के अंदर तो ट्यूब ओपन रहती है और ये यूरिन जब पास आउट होता है तो कम्प्लीटली ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज BPH हो गया है और कम्प्लीटली ब्लैडर जो है वो एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी ब्लैडर एम्प्टी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पेशेंट को ये हो रहा है कि पेशेंट को यूरिन तो आ रही है लेकिन यूरिन फ्रिक्वेंटली आ रही है, इतना ही यूरिन कर पाया, थोड़ी देर बाद इतना उसको फिर करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम इतना फिर करने की ज़रूरत है।
क्योंकि उसको यूरिन करने के सेंसेशन तो आ रहे हैं, लेकिन यूरिन प्रॉपर अमाउंट में बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही है, तो बार बार इसको यूरिन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पेशेंट को जो सबसे बड़ा सिम्टम देखने को मिलता है वो ये है कि उसे फ्रीक्वेंसी, उसके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वो दिन में 4 टाइम यूरिन करता होगा, तो बीपीएच होने के कारण से उसको यूरिन दिन में 10 बार यूरिन करना पड़ रहा है, क्योंकि हर बार ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से कंप्लीट यूरिन आउट नहीं हो पाती है। क्लियर? ये बीपीएच की कंडीशन है। दूसरा ये कि उसको हेसिस्टेंसी होती है। हेसिस्टेंसी होती है मतलब ये कि उसको ये डर लगता है, हेसिस्टेंसी का मैं एच लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला फ्रीक्वेंसी का एफ लिखा मैंने, दूसरा हेसिस्टेंसी का एच। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है बार बार, ठीक है, बार बार उसको यूरिन के सेंसेशन आते हैं। हेसिस्टेंसी का मतलब ये रहता है कि ब्लडर यूरिन को कंट्रोल करने में असक्षम है। ब्लडर क्या है? यूरिन को कंट्रोल करने में असक्षम है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे यदि ज़्यादा मात्रा में यूरिन लगातार यदि बनी रहेगी, या पर्सन यूरिन को रोक रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो यूरिन के नहीं निकलने के कारण से लंबे समय तक यदि यहाँ पे यूरिन बना रहता है, तो ये यूरिन क्या करेगा? ये यूरिन करेगा ब्लडर की इंटरनल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगा। ब्लडर के इंटरनल वॉल पे क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। और ब्लडर के इंटरनल वॉल पे जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो ब्लडर की जो इलास्टिसिटी है ये लॉस हो जाएगी। इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, ब्लडर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। ब्लडर इलास्टिसिटी के लॉस होने से ब्लडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की कैपेसिटी नहीं आएगी, और ब्लडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? नहीं आ पाएगी। और ब्लडर जब कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी नहीं करता है तो पर्सन को फिर ऐसा लगेगा कि यूरिन अनकंट्रोलेबल ऑटोमेटिकली लीक हो रहा है, लेकिन ये यूरिन जो है वो ड्रॉप के रूप में लीक होगा, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, पेशेंट यूरिन को जब करना चाहता है तो कर नहीं पाता है, और जब कंट्रोल करना चाहता है तो कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हेसिस्टेसी कहते हैं। पेशेंट को इस बात का डर लगता है कि कहीं यूरिन निकल न जाए, ठीक है, और यूरिन निकलता भी रहता है, और कुछ बूंदों में यूरिन एक्सपेल आउट होता रहता है, क्योंकि ब्लडर की इलास्टिसिटी लॉस हो गई है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है, यूरिन को एक्सपेल आउट भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। और इस तरह की जो ये यूरिन ड्रॉप के फॉर्म में जो बाहर आती है, ठीक है, जो यूरिन ड्रॉप के फॉर्म में बाहर आती है, इसको कहते हैं ड्रिबलिंग। क्या कहेंगे? ड्रिबलिंग। तो स्पेशली जो बीपीएच के पेशेंट हैं उनके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, हेसिस्टेंसी, ड्रिबलिंग, और सडनली कभी कभी क्या होता है, अर्जेंटली एक साथ यूरिन एक्सपेल आउट हो जाता है, मीन्स उसे पता नहीं होता है, और अनकंट्रोल्ड होने के कारण से यूरिन सडनली एक्सपेल आउट हो जाता है, और उसको अपन कहेंगे कि पेशेंट को जो है अर्जेंसी आ गई है सडनली, ठीक है, अर्जेंसी। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, हेसिस्टेंसी, ड्रिबलिंग और अर्जेंसी, इस तरह के सिम्टम्स पर्सन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये तो सिम्टम्स की बात हो गई, लेकिन हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखें? तो हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन? कंडीशन तो आप अच्छे से समझ गए हैं, अब कंडीशन को समझ गए, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद हम जैसे 1 बाय 1 टॉपिक्स पे बढ़ेंगे तो आप डिजीज़ को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पॉइंट ये लिखते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी कि बीपीएच, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इज द एनलार्जमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया? एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। बीपीएच इज द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, पहली चीज, ठीक है। एंड विच कॉन्स्ट्रिक्ट या कंप्रेस द यूरिथ्रा, वो क्या करता है? यूरिथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड, कॉजिंग द यूरिनरी सिम्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय यूरिनरी सिम्टम्स, और यूरिनरी सिम्टम्स मैंने वही बताए थे, फ्रीक्वेंसी, हेसिस्टेंसी, यूरिनरी डिबलिंग, अर्जेंसी, इस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, पेन, ये सारी चीज़ें अपन क्लिनिकल फीचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इसमें आती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं अपन कि इट अकर्स इन 80 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ऐसे लोग जो 80 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके हैं उनको तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बिनाइन सेल्स का डेवलपमेंट होना
हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ओवर एज के अंदर जीन म्यूटेशन हो सकता है और ट्यूमर फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कब? ओवर एज के अंदर। और एज अबव द 80 ईयर्स उनको तो ये 4 लोगों में से एक को BPH मिलेगा, ठीक है। हर यदि 4 हम कोई भी रैंडमली 4 ऐसे लोग सेलेक्ट करें जो 80 से ज़्यादा एज के हैं, तो उसके अंदर 1% ऐसा मिल ही जाएगा जिसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टाइटिस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई BPH के इंट्रोडक्शन के बारे में। और BPH के इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिख सकते हो कि थोड़ा इसके अंदर एनाटॉमी वगैरह बता सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं ये चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं कि इसके अंदर BPH होने के कारण से इट, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट ऑब्स्ट्रक्ट द यूरिन आउटफ्लो। यूरिन आउटफ्लो को ये क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्लियर? यूरिन आउटफ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अब पहली चीज, एक चीज मैं आपको और कंडीशन कंफर्म कर देता हूँ कि BPH में जो ट्यूमर बनता है, जो एनलार्जमेंट बनता है, वो मोस्ट ऑफ तो क्या है? ट्यूमर है। अब ट्यूमर किस टाइप का है? बिनाइन टाइप का है, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू किसी और दूसरे ऑर्गन्स में नहीं फैल रहा है, इसलिए उसको बिनाइन कहा गया है। लेकिन फ्यूचर में यदि ये फैल जाए, ठीक है, तो मेटास्टेसिस हो जाए या मेलिग्नेंट हो जाए, तो उसको मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर का रूप या नाम देते हैं, ठीक है। और हाइपरप्लेसिया इसलिए कहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर बिनाइन की जो सेल्स हैं, प्रोस्टोसाइट्स जो हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स हैं, वो सेल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ क्या करती है? मीन्स सेल डिवीजन कर करके अपना नंबर बढ़ा देती है, अपनी संख्याएं बढ़ा देती है, और उनके बढ़ने से वो बीच की ट्यूब को भी कंप्रेस करती है और यूरिन के आउटफ्लो में प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक हमने समझा था। अब हम लेते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, कॉजेज, इटियोलॉजी, हाउ वी कैन राइट द इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी, राइट डाउन द इटियोलॉजी, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है एजिंग, कि सर यहाँ पे एज मोर देन 80 ईयर्स, ठीक है, 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो ये एक तरह से कारण हो जाता है कि इसे BPH हो जाए, बहाना हो जाता है कि ये 80 साल का टाइम हो गया, अब आपको BPH होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी डेटा है, लेकिन अब प्रैक्टिकली अपन देखें तो ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आज ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंपल लाइफ स्टाइल रखते हैं और डेली एक्सरसाइज, डाइटिंग और हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। अपने हेल्थ कॉन्शियस लोग भी रहते हैं बहुत, जो योगा, आयुर्वेदा, सिद्धियाँ और योग वगैरह सब चीज़ें करते हैं और इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं और निरंतर डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखा है जिन्होंने, है ना। तो उन लोगों के अंदर आज 100 ईयर्स होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, तो वो क्या है? वो कुछ एक्सेप्शन है। क्लियर? अदरवाइज जनरेशन तो इतना अपना लाइफ स्टाइल इतना वो हो गया है, रफ हो गया है रोज़ के काम में और रोज़मर्रा की लाइफ में, कि ये कैंसर के चांसेस अब धीरे धीरे इनकी संख्याएँ बढ़ने लगी है। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने इटियोलॉजीज के अंदर लिखेंगे कि प्रोस्टेट टिश्यू फॉर्म्स नोड्यूल एज एनलार्जमेंट अकर्स। प्रोस्टेट टिश्यू में क्या बनेगा? नोड्यूल्स बनेगा, ठीक है, नोड्यूल्स के बनने से, नोड्यूल्स फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्म इन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बनने से इट विल कॉज, ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द प्रोस्टेट ग्लैंड लीड टू द प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी है। हालांकि नोट्स को आप यदि रोक के देखो, है ना, और समझ के लिखो, तो यहीं से आप नोट्स लिख सकते हो आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मली थिन एंड फाइब्रस आउटर कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट। मतलब कि थर्ड पॉइंट आपका ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो थीन और फाइब्रस आउटर कैप्सूल है, अब इसमें एक कंडीशन डायग्राम के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे यूरिथ्रा है और यूरिथ्रा के अंदर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या आउटर लेयर जो रहती है वो तो बिल्कुल मोटी रहती है, लेकिन इनर
तो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा की लेयर पतली रहती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी ट्यूमर या नोड्यूल बनेगा तो इस दीवार पे कंप्रेशन तो कम रहेगा, लेकिन इस दीवार पे कंप्रेशन ज़्यादा रहेगा। मतलब कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सराउंडिंग जो टिश्यू हैं उन पे इफेक्ट कम आएगा, लेकिन ये अंदर बीच वाले यूरिथ्रा को ज़्यादा परेशान करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट यूरिथ्रा बिकम कंप्रेस एंड नैरो रिक्वायरिंग द ब्लैडर मस्कुलेचर टू वर्क हार्ड टू एम्प्टी द यूरिन। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, मस्कुलेचर ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा जो है, ये यूरिथ्रा भी एक किसी न किसी लेयर से मिलके बनी हुई है, इसके भी 3 लेयर रहती हैं, ठीक है। ऐसे लेयर्स रहती हैं, और लेयर में एक लेयर मसल की भी रहती है, ठीक है। फाइब्रस की लेयर रहती है, मसल लेयर रहती है, एपिथेलियम रहती है इनर वाली। तो बीच वाली जो मसल लेयर है उसको क्या कहा गया है, मस्कुलेचर कहा गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो इलास्टिसिटी रहती है वो लॉस हो जाने को हम क्या कहेंगे, मस्कुलेचर एबनॉर्मलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्कुलेचर एबनॉर्मलिटी, वो क्रिएट इसमें होती है। क्लियर। और यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एटियोलॉजी का तो मेन तो क्या है, एज ओवर ये होता है। दूसरा ऐसा अपन कह सकते हैं कि कुछ रेडियोजेनिक एजेंट हो सकते हैं, रेडियोजेनिक बीपीएच हो सकता है, ठीक है। रेडियोजेनिक बीपीएच कैसे हो सकता है, मैं एक बार पूरा एटियोलॉजी को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो एज मोर देन 80 ईयर्स, दूसरा रेडियोजेनिक, ठीक है। रेडियोजेनिक में कैसे कि पर्सन को पहले कभी कैंसर था, उसको रेडियोथेरेपी दी गई, ठीक है। जैसे कि यूट्रस कैंसर होगा, या ब्लैडर कैंसर होगा, या फिर यूरेटर्स कैंसर होगा, या पेल्विक ऑर्गन का कोई कैंसर होगा, उसमें यदि रेडिएशन थेरेपी दी है या कीमोथेरेपी दी है, क्लियर। और इस तरह से यदि हुआ है तो ये कभी न कभी हो सकता है, चांसेस रहते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर को डेवलप करे। और बिनाइन ट्यूमर किसके अंदर डेवलप हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर डेवलप हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, एटियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट अपन एटियोलॉजी की बात करें तो ऐसे पर्सन जिनके अंदर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बड़ा हुआ रहता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। ये एंटीजन प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े हुए को दर्शाता है, ठीक है, जिसकी अपन जांच भी करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी हम इसको देखेंगे। तो ये एक तरह से सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के नाम से हम टेस्ट भी करते हैं। तो इसके भी बढ़ने से ये इंडिकेट होता है कि बीपीएच हो रहा है। तो एटियोलॉजी, ये सारी चीज़ें एटियोलॉजी की हो गई है, क्लियर। मेन तो एज अबव द 80 ईयर्स और कार्सिनोजेनिक एजेंट के उपयोग से या उनके संपर्क में आने से ये ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, बिनाइन ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखते हैं, पहला तो ये कि एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, पहला क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। और दूसरा ये कि डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लैडर मस्कुलेचर, डिस्टर्बेंस इन ब्लैडर मस्कुलेचर, ब्लैडर का जो मस्कुलेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल है। मैंने भी आपको बताया था, यूरिन यदि नहीं निकल पाता है तो वो यूरिन इस पर प्रेशर करेगा। और यदि ब्लैडर लंबे समय तक यदि यूरिन को होल्ड के रखेगा, उसको उठा के रखेगा, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट पकड़ के रखेगा, तो उसका मस्कुलेचर धीरे धीरे वीक हो जाएगा, क्योंकि उसे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके इलास्टिन फाइबर्स धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है जो सिम्टम्स की बात करें तो मैंने 3 आपको बताए थे, हेसिस्टेंसी, ठीक है, हेसिस्टेंसी, क्लियर। और दूसरा टर्मिनल ड्रिबलिंग, मतलब कि यूरिन का ड्रिबलिंग, मैंने जो आपको बताया था टर्मिनल ड्रिबलिंग, इसको हम टर्मिनल ड्रिबलिंग कहेंगे, यूरिन का ड्रॉप में के रूप में बाहर निकलना, ठीक है। और जो यूरिन का फोर्स है, ठीक है, यूरिन जिस फोर्स से बाहर आनी चाहिए वो फोर्स क्या हो जाएगा, डिमिनिशन हो जाएगा, डिमिनिशन ऑफ फोर्स ऑफ यूरिन, यूरिन का फोर्स क्या हो जाएगा, डिमिनिशन हो जाएगा, क्लियर।
और इरिटेट वॉइडिंग सिम्टम, इरिटेट वॉइडिंग के समय इरिटेशन होगा, इरिटेटिव वॉइडिंग, यूरिन वॉइडिंग करने के समय पर्सन को इरिटेशन महसूस होगा। क्लियर? क्योंकि वो प्रेशर, जब पर्सन यूरिन करता है तो यूरिन का जो प्रेशर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड पर पड़ता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी अपने आप में कंप्रेशन महसूस होता है और उसे इरिटेशन या पेन जैसी फीलिंग आती है। और अर्जेंसी, मैंने बताया था पहली क्लास में, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन और नॉक्चूरिया। क्लियर? नॉक्चूरिया। अब ये नॉक्चूरिया क्या नया सरप्राइज है? तो नॉक्चूरिया मीन्स नाइट को यूरिन करना। नाइट को यूरिन करना का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम यदि यूरिन आउट हो जाए उसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं। ठीक है? और पता नहीं हो और यूरिन आ जाए उसको हम एन्यूरेसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यूरिन के समय बर्निंग वगैरह भी होना है। ठीक है? बर्निंग इन द यूरिन। ठीक है? ये सारी चीज़ें नॉक्चूरिया में काउंट होती हैं। और अपने को पता नहीं हो, अनकॉन्शियस हो, हमें पता ही ना हो और यूरिन आउट हो जाए तो उसे हम एन्यूरेसिस वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? तो पहला तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे कि रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है? मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल हिस्ट्री के अंदर तो यही चीज़ें देखेंगे कि पहले के कोई कार्सिनोजेनिक ड्रग्स वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसिन चल रही हों जो ग्लैंड के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हों। ठीक है? रिस्क फैक्टर्स के अंदर तो नहीं रह रहा है, पहले कभी सर्जरी तो नहीं हुई है, कैंसर रिलेटेड रेडिएशन वगैरह तो नहीं मिले हैं। ये सारा हम मेडिकल हिस्ट्री में देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करेंगे? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अब बताता हूँ मैं आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन क्या है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। ठीक है? सपोज करो ये पर्सन है, ये बटक्स है उसके, और ये इसका एंटेरियर पार्ट है, ये एंटेरियर पार्ट है, ये बटक है। ठीक है? ये पोस्टीरियर पार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होता है पर्सन का रेक्टम। क्लियर? और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से ये इसका ब्लैडर है और ये ब्लैडर आउट बाहर यहाँ पे यूरिन आउट होती है। ठीक है? ये एक्सटर्नल एरिया हो गया, ये पोस्टीरियर। क्लियर? अब हम क्या देखते हैं कि डिजिटल एग्जाम के अंदर सपोज यहाँ पे यूरिथ्रा के अंदर यहाँ पे क्या बना है? ट्यूमर बना है। ठीक है? या जो भी ग्लैंड है वो एनलार्ज हो गई है। तो पहले तो ग्लव वेयर करेंगे और ग्लव वेयर करने के बाद डिजिटल, हमारी जो फिंगर है उसके लिए हम डिजिटल वर्ड यूज़ करते हैं। फिंगर रेक्टम में इंसर्ट की तो डिजिटल रेक्टम, और उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे। अब एग्जामिनेशन क्या करेंगे कि यहाँ रेक्टम में इंसर्ट करके हम इसको फिल करेंगे। किसको फिल करेंगे? एनलार्जमेंट ऑफ ब्लैडर को, एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड को, ग्लैंड की एनलार्जमेंट को फिल करेंगे। यदि वास्तव में ये एनलार्ज हुई है तो ये हमें क्या होगी? यहाँ पे महसूस होगी। क्लियर? और ये प्रोसीजर के बाद ग्लव रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें रहती है। तो अब मैंने क्या बताया कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो ये एक तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। और ये क्या दर्शाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज तो नहीं हुई है। ठीक है? एनलार्ज हुई है और यदि हम उसको प्रेस करें तो पेशेंट को पेन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है? तो मेडिकल हिस्ट्री मैंने बताया था, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर रेक्टल एग्जामिनेशन, और रेक्टल एग्जामिनेशन का नाम क्या है? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। दूसरा यूरिनेलाइसिस, यूरिन का एनालिसिस। क्या होगा? यूरिन का एनालिसिस। और मेजर्स द प्रेजेंट फ्लो रेट ऑफ द वॉइटिंग। ठीक है? यूरिन के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? फ्लो रेट। पहला तो फ्लो रेट क्या है उसकी, कितनी स्पीड से यूरिन फ्लो हो रही है। दूसरा, इसके सब के ये मशीन रहते हैं। ठीक है? मशीन पर पेशेंट को यूरिन करवाया जाता है और यूरिन का फ्लो रेट, डायरेक्शन, प्रेशर, वो सारी चीज़ें मेजर इसमें होती है। टाइम हम मैनुअल नोट कर सकते हैं। वॉल्यूम हम बिना मशीन के मैनुअल
नोट कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग वॉल्यूम कितने टाइम तक यूरिन चलता है, कितने कितने टाइम में कर रहा है, ठीक है। प्रति यूरिन के अंदर टाइम कितना लगा रहा है और कितने टाइम बाद सेकंड यूरिन उसको आ रहा है, सारी चीज़ें इसमें टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं। और वॉल्यूम हमको चेक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, यूरिन एनालिसिस के अंदर ये सारी स्टडी करी जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि हीमेचूरिया तो नहीं है। क्या देखा जाता है, हीमेचूरिया। हीमेचूरिया अब मीन्स यदि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हुई है और उसने कहीं यूरिथ्रा को डैमेज किया है तो यूरिथ्रा की वॉल में से ब्लीडिंग होगी और वो ब्लड सेल्स को भी बाहर रिलीज कर सकता है। हीमेचूरिया या इन्फेक्शन तो नहीं है, क्लियर। इन्फेक्शन दोनों पे डाउट किया जाता है। डाउट किया जाता है मतलब कि तू कहाँ गया था ऐसा नहीं पूछते हैं, है कि नहीं है वो पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये दो चीज़ें चेक करते हैं, क्लियर। अब सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया से क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम क्योंकि यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं और यूरोलॉजी के अंदर किडनी रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन होती है, कंप्लीट कोई भी डिजीज कंडीशन यदि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया जरूर देखा जाता है, क्योंकि ये हमारा ब्लड है, ठीक है, और ये हमारी किडनी समझ लो, ठीक है, और ये आउट किया हमने यूरिन। अब ब्लड से, ठीक है, ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन होगा किडनी के अंदर और ये यूरिन आउट होगा बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये ब्लड हो गया, ये किडनी हो गया, ये आउटसाइड हो गया, आउटसाइड, ठीक है। अब देखना कि किडनी का काम क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सब आउट करना। यदि किडनी प्रॉपर नहीं कर रही है, इसमें यदि इन्फेक्शन है या यूरिन अपना प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन ये सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो किडनी रिलेटेड जब भी डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया चेक किया जाता है। यदि ये एबनॉर्मल है, यदि ये ब्लड के अंदर बढ़े हुए मिले, इसका मतलब ये किडनी के द्वारा बाहर नहीं निकाले गए। ये किडनी के द्वारा बाहर नहीं निकाले गए, इसका मतलब किडनी के अंदर, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। किडनी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब किडनी फेल है। तो बीपीएच की कंडीशन में एक चीज़ ये भी होती है, सपोज करो कि यहाँ पे बना देता हूँ मैं, सपोज करो ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। यदि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यदि यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड अपना ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या हो गई है, स्वेलन हो गई है, वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे जो यूरिन है वो तो यहाँ का यूरिन क्या बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा, कम जा पाएगा और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकता जाएगा। लेकिन आने वाला यूरिन तो आता रहेगा, आने वाला यूरिन आता रहेगा और ये धीरे धीरे फुल हो जाएगा। फिर ये यूरिन धीरे धीरे यहाँ पे भी फुल होता जाएगा, ठीक है। यूरिन तो बन रहा है, किडनी ने अभी वो फंक्शन तो बंद नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे यूरिन यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर यूरिन क्या करेगा, किडनी के स्ट्रक्चर पे भी क्या करेगा, प्रेशर करेगा और यहाँ पे भी यूरिन बनना, यहाँ पे यूरिन का इकट्ठा होना बढ़ जाएगा और धीरे धीरे ये कंडीशन आएगी कि फ्लूइड वॉल्यूम जो यहाँ पे भी ट्रैफिक हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। तो किडनी के अंदर क्या हो रहा है, किडनी के अंदर फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। ये फ्लूइड अभी न यूरिन के लायक है न ये वापस ब्लड में जाने के लायक है, तो इसको ये फ्लूइड के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इस फ्लूइड को अपन हाइड्रो नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये फ्लूइड नेफ्रॉन एरिया रिलेटेड एरिया के अंदर है, ठीक है, किडनी के नेफ्रॉन के सराउंडिंग एडिमा बन के रह रहा है, तो ये कंडीशन बन जाएगी हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, किडनी के अंदर ट्रैफिक बढ़ जाना। ऐसी कंडीशन लंग्स में भी होती है, यदि कोई हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब ट्रैफिक बढ़ जाता है, हार्ट में ट्रैफिक बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी ट्यूब्स में ट्रैफिक बढ़ जाता है और लंग्स के अंदर भी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसको अपन पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें
हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया का क्या मतलब है? मतलब कि किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, और किडनी भी अपना यदि फंक्शन प्रॉपर करना बंद कर देगी तो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर नेक्स्ट हम जो चीज़, यदि जैसे हम देखते हैं ना, फ्लो रेट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, टाइम देखते हैं, ये सब चीज़ें आती है यूरोडायनेमिक्स। ये क्या आता है? यूरोडायनेमिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोडायनेमिक, आप भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लो अच्छे से, यूरोडायनेमिक। ये चीज़ें किस में आएंगी? यूरोडायनेमिक। और यदि यूरिन के अंदर हम कोई टेस्टिंग करते हैं, जैसे WBC तो नहीं है, सीरम, यूरिन के अंदर सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? यूरिन एनालिसिस। यूरिन के अंदर जो सॉल्ट हैं या इन्फेक्शन, RBC WBC जो भी चेक करते हैं वो यूरिन एनालिसिस कहलाएगा। और यूरिन के फ्लो रेट, वॉल्यूम, टाइम, ये जो चेक करते हैं ये कहलाएगा यूरोडायनेमिक, ठीक है, यूरोडायनेमिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है USG, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी को अपन क्या कहते हैं? USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। और इसमें यह देखा जाता है कि ट्यूमर की साइज क्या है, ट्यूमर साइज क्या है, किस तरह से फैला हुआ है, एक तरफ है या चारों तरफ है, उसकी लोकेशन वगैरह ये चीज़ें देखी जाती हैं, कितना ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक वर्ड और आता है कि सपोज करो ये ब्लडर है, ये ब्लडर है, और ब्लडर से ये क्या आ रही है? यूरिथ्रा आ रहा है, ठीक है, यूरिन पास हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गई है? एनलार्ज हो गई है। अब पहला तो मैंने आपको ये बताया कि जो रेक्टम है, रेक्टम के एरिया से फिंगर इंसर्ट करते हैं हम, ठीक है, और रेक्टम के एरिया से हम जो फिंगर इंसर्ट करते हैं, इस फिंगर से हम जो एग्जामिनेशन करते हैं वो तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। रेक्टल एग्जामिनेशन तो कर रहे हैं, लेकिन रेक्टम के थ्रू हम प्रोस्टेट ग्लैंड का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम यूरिथ्रा के थ्रू कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस अंदर डालेंगे और फिर यहाँ ब्लडर के ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? हम यूरिथ्रा के थ्रू स्कोपी कर रहे हैं, यूरिथ्रा के थ्रू हम चेक कर रहे हैं, यूरिथ्रा के थ्रू हम विजुअलाइज कर रहे हैं, यूरिथ्रा के थ्रू हम कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल रहे हैं, कैमरा वगैरह अंदर चीज़ें होंगी। और क्योंकि हम यूरिथ्रा के थ्रू जा रहे हैं या ब्लडर के थ्रू जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसीजर को कहेंगे साइटो यूरिथ्रोस्कोपी। क्या कहेंगे? सिस्टो, ठीक है, सॉरी, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। सिस्टो मतलब कि ब्लडर एंड यूरिथ्रा के थ्रू, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। तो पिछला मैंने जो मिठाया था वो भी आपको लिखना है, साथ में इसको कंटिन्यू करना है, ये भी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में मिलेगा। नेक्स्ट यूरोफ्लो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यूरोडायनेमिक्स वगैरह, वॉल्यूम, टाइम, कितने स्पीड से आ रहा है, वो सारी चीज़ें यूरोफ्लो में आ जाएंगी। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तक के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हम लेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का मैनेजमेंट। तो BPH पार्ट 2 के अंदर आपको मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम करेंगे। ओके, थैंक यू, और आगे की वीडियो को भी ज़रूर देखें। ऑल द बेस्ट।